हेडिंग डाल लीजिएगा। कल वाला तो हम बता दिए थे, पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग भी हो गया था। अब इसमें बेसिक टर्म पढ़ेंगे। जो पीएन जंक्शन में बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म का मतलब क्या है आपका, वो समझ लीजिएगा। जैसे आपका ड्रिफ्ट करंट नाम आया था, बोलो भैया, एक शब्द आया था ड्रिफ्ट करंट, आया था। एक आया था डिफ्यूजन करंट, ये नाम आया था। एक आया था पोटेंशियल बैरियर, एक आया था डिप्लीशन लेयर, एक आया था आपका कैपेसिटेंस। तो ये सारे जो है ये होते क्या है और इनका परिभाषा जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली हेडिंग डालिएगा, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा। पहली हेडिंग है आपका संपर्क विभव, संपर्क विभव या बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं? हेडिंग है भैया संपर्क विभव, या इसी को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। हो गया? क्या होता है भैया पोटेंशियल बैरियर किसे कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर किसे कहा जाता है, जानते हैं? पोटेंशियल बैरियर किसे कहते हैं? जब पीएन जंक्शन डायोड बनाए थे, जब हम पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन किए थे, तो फॉर्मेशन के दौरान ये जो हमारा जंक्शन था, इस जंक्शन के दोनों साइड में जब हम फॉर्मेशन किए थे, तो फॉर्मेशन करने पर ये जो हमारा जंक्शन था, इस जंक्शन के आप देखे थे तो इस जंक्शन के दोनों साइड पर स्पेस चार्ज आ गए थे। कुछ इस तरह के क्या हुए थे, आपके स्पेस चार्ज बने थे कि नहीं? बोलो भैया, ये इस तरह से स्पेस चार्ज आ गया था। स्पेस चार्ज का मतलब क्या होता है? इमोबाइल चार्ज। इमोबाइल चार्ज का मतलब होता है आपका कि जो घूम नहीं सकते, जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरित नहीं हो सकते, ऐसे चार्ज को बोला जाता है आपका स्थिर आवेश। आपको बताया था स्टैटिक चार्ज, डायनेमिक चार्ज क्या होता है, बताया था ना। स्थिर चार्ज किसे कहते हैं? वे चार्ज जो अपने पोजीशन से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रांसफर न हो, उसको कहते थे स्थिर चार्ज। तो यहां पर क्या है, ये स्थिर चार्ज या इसे ही कहा जाता है स्पेस चार्ज आपका। तो ये चार्ज तब बनता है जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं आपस में, तो मिलाने पर जो फॉर्मेशन होता है, तो उसके दौरान जो आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में उदासीन हो गए थे, तो उदासीन होने पर सिर्फ क्या बच गया था? सिर्फ उनका ये चार्ज रहित क्षेत्र बच गया था। तो यही चार्ज रहित क्षेत्र है आपका। तो इस चार्ज रहित क्षेत्र में एक तरफ क्या है, निगेटिव है, और दूसरी तरफ क्या है आपका, पॉजिटिव है आपका। यानी एक तरफ आपका जो लग रहा है वो निगेटिव पोटेंशियल लग रहा है, और एक तरफ कौन सा पोटेंशियल लग रहा है? पॉजिटिव पोटेंशियल लग रहा है। और आपने हेडिंग क्या डाला अभी आपका? संपर्क विभव। तो ये पीएन जंक्शन का क्या कहलाता है? इसी पीएन जंक्शन का ये क्या कहलाएगा? संपर्क विभव कहलाएगा। क्योंकि क्या है भैया, इस संपर्क में क्या भैया, ये पोटेंशियल है, और इसके संपर्क में हमारा ये पोटेंशियल है आपका। तो डिप्लेशन लेयर के दोनों तरफ, यानी पी टाइप के साइड और एन टाइप के साइड जो संपर्क है, उन संपर्कों पर जो विभव होता है वही क्या कहलाता है आपका? संपर्क विभव कहलाता है। तो लिखेगा, परिभाषा लिखेगा इसकी। किसी पीएन जंक्शन के दोनों ओर, किसी पीएन जंक्शन के दोनों ओर, किसी पीएन जंक्शन के दोनों ओर बनी अवक्षय परत, किसी पीएन जंक्शन के दोनों ओर बनी अवक्षय परत, किसी पीएन जंक्शन के दोनों ओर बनी अवक्षय परत अवक्षय परत के विद्युत वाहक बल को ही विद्युत वाहक बल को ही भाई के विद्युत वाहक बल को ही क्या कहते हैं आपका? संपर्क विभव कहते हैं, या इसी को कहते हैं रोधिका विभव, को संपर्क विभव या रोधिका विभव कहा जाता है। को रोधिका विभव कहा जाता है। हो गया? अगली हेडिंग डाल लीजिएगा स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज
स्पेस चार्ज किसे कहते हैं भाई? तो डिप्लेशन लेयर में, ये जो हमारा डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर के अंदर जो मौजूद आपका चार्ज होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका स्पेस चार्ज कहा जाता है। और ये चार्ज घूम सकते हैं कि नहीं, यानी ये चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरित हो सकते हैं कि नहीं? तो ये चार्ज आपके एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं आपका। ये इमोबाइल चार्ज होते हैं, यानी बिना गति के होते हैं आपका, यानी इनमें कोई गति नहीं होती है। तो ऐसे जब जिन चार्जों में गति ना हो उन्हें कहा जाता है इमोबाइल चार्ज कैरियर। तो लिखेगा डिप्लेशन लेयर के अंदर, डिप्लेशन लेयर के अंदर मौजूद, डिप्लेशन लेयर के अंदर मौजूद, डिप्लेशन लेयर के अंदर मौजूद कोई भी गतिशील आवेश नहीं होता है, कोई भी गतिशील आवेश नहीं होता है। तो ऐसे चार्ज को ही स्पेस चार्ज कहते हैं। तो ऐसे चार्ज को ही स्पेस चार्ज कहते हैं। तो ऐसे चार्ज को ही स्पेस चार्ज कहते हैं। अगली हेडिंग भाई, आंतरिक विभव, आंतरिक विभव रोधिका। आंतरिक विभव रोधिका, हेडिंग डाल लीजिएगा, आंतरिक विभव रोधिका। हो गया? क्या होता है भाई इंटरनल बैरियर? किसको कहते हैं? आंतरिक विभव रोधिका। यानी इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और ये पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? यहां से जो दिया जाने वाला वोल्टेज है उस वोल्टेज को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, रोक रहे हैं ना। यहां से जब हम आपका लगाते थे इसके ऊपर पोटेंशियल, जब एनोड लगाते थे और एनोड को हम पॉजिटिव से जोड़ते थे, और कैथोड लगाते थे, कैथोड को हम किससे जोड़ते थे? आपका निगेटिव से जोड़ते थे, आपका निगेटिव से जोड़ते थे। तो इस कंडीशन में क्या करता था कि ये जो हमारा प्लेट है, इस प्लेट पे जो निगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जब इसकी वोल्टेज 0.1 वोल्ट होती थी तो ये क्या करता था? रोकता था। 0.2 होता तो भी क्या करता था? ये रोकने का कार्य करता था ना आपका। तो ये क्या करता था? आपका इंटरनल में जो क्षेत्र में, इस आपका इंटरनल का मतलब अंदर, अंदर जो आपका आवेश रहित क्षेत्र है, तो इस आवेश रहित क्षेत्र में जो चार्ज हैं, ये चार्ज क्या करते हैं? आपका रोकते हैं। किसको रोकते हैं? इनको आने से रोकते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए ही, यानी इन चार्जों की जो अंदर क्षमता है उन क्षमता को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते थे? यहां से एक आपका बैटरी के साथ जोड़ते थे, यानी बैटरी का इसके अंदर प्रभाव देते थे आपका। तो जब बैटरी का एक क्षेत्र स्थापित करते थे तो इसकी जितनी क्षमता थी वो क्या करता था? उतनी क्षमता तक वो उसको रोकता था आपका। और जब ये पहुंचता था 0.3 वोल्ट पर, तो ये क्या करता था? जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए क्या होता था भाई? अब काम करना बंद कर देता था। तो 0.3 के बाद क्या होता था कि अगर आप विभव लगाते भी थे तो ये काम नहीं करता था। अगर सिलिकॉन था तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पर यह कार्य करना बंद कर देता था, करता था ना। तो जहां तक इसकी रोकने की क्षमता है वही उसका क्या कहलाएगा? इंटरनल बैरियर कहलाएगा आपका। तो जहां तक इसकी रोकने की क्षमता होगी वही उसका क्या होगा? आपका इंटरनल बैरियर होगा। जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 था और सिलिकॉन के लिए इसकी क्षमता कितनी थी? 0.7 वोल्ट थी। तो लिखेगा, लिखेगा पीएन जंक्शन के क्रॉस कार्य करने वाले, 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 पीएन जंक्शन के क्रॉस कार्य करने वाले विभवांतर को, विभवांतर को आंतरिक विभव रोधिका कहा जाता है। कि विभवांतर को आंतरिक विभव रोधिका कहा जाता है, को आंतरिक विभव रोधिका कहा जाता है। ओके भाई, अगली हेडिंग डालेगा ड्रिफ्ट करंट। ये तो बता दिए हैं ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, बताइए भैया ड्रिफ्ट करंट किसे कहा जाता है?
बोलो आप लोग, ड्रिफ्ट करंट किसे कहते हैं? ये बताए थे ड्रिफ्ट करंट के बारे में, क्या होता है ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट करंट क्या होता है बताए थे? अगर नहीं जानते हो तो फिर से जान लेना। ये आपका क्या कर रहा था, ये वाला बैरियर आपका रोक रहा था, किसको रोक रहा था? इधर के इलेक्ट्रॉन को और इधर के होल्स को रोक रहा था। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी में क्या है? होल्स है, और मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी होल्स को रोक रहा था। एक ऐसी स्थिति आती थी कि जब ये रोकना क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। तो जैसे ही ये स्थिति आती थी तो उस वोल्टेज के बाद बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन और बहुत तेजी के साथ होल्स एक दूसरे को उदासीन करने लगते थे, और उस स्थिति में जो करंट बहती थी उसको कौन सी करंट कहते थे? तो उसे कहते थे ड्रिफ्ट करंट। आपका हमने ग्राफ भी बनवाया था आपका, इसमें ये हमने दिखाया था कि ये हमारा 0 है, ये हमारा 0.1, 0.2, 0.3 ये था। तो जब ये वोल्टेज बढ़ा रहे थे 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट का वोल्टेज बढ़ा रहे थे इसके ऊपर, तो उस कंडीशन में ये 0 से कहां तक? 0.3 तक बहुत धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही थी। लेकिन 0.3 के बाद जैसे ही जंक्शन समाप्त हो रहा था तो करंट में बहुत अधिक मान की क्या हो जाती थी? वृद्धि होती थी। तो ऐसी करंट को, इस वाली करंट को कौन सी करंट कहते हैं? इसी करंट को कहा जाता है आपका ड्रिफ्ट करंट। इसे ही बोला जाता है आपका ड्रिफ्ट करंट। और ये ड्रिफ्ट करंट कब पैदा होती है? तो बैरियर के समाप्त होने के बाद पैदा होती है। ड्रिफ्ट करंट जो पैदा होती है वह किसी भी बैरियर के समाप्त होने के बाद पैदा होती है। तो 0.3 के बाद जब आप वोल्टेज लगाएंगे तो जो आपकी धारा बहेगी वही क्या कहलाएगी? आपका ड्रिफ्ट करंट कहलाएगी। तो लिखेगा पोटेंशियल बैरियर के समाप्त होने के बाद, पोटेंशियल बैरियर के समाप्त होने के बाद या पोटेंशियल बैरियर के हट जाने के बाद, पोटेंशियल बैरियर के हट जाने के बाद, पोटेंशियल बैरियर के हट जाने के बाद जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण धारा प्रवाहित होती है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण धारा प्रवाहित होती है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण धारा प्रवाहित होती है, उसे ड्रिफ्ट धारा कहते हैं, उसे ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। उसे ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। डिफ्यूजन धारा क्या होता है भाई? पढ़ाए थे, ये भी लिखवा चुके हैं, बल्कि हम तो डिफ्यूजन धारा लिखवा चुके हैं आप लोगों को। यह काफी पलटाई बोला हो। अब डिफ्यूजन धारा खोजत हो जा, डिफ्यूजन धारा का होला पढ़ ले हुआ। जबकि बताए थे असमान घनत्व के चार्ज जब क्या करते हैं? एक दूसरे को उदासीन करते हैं। और उस समय बताए भी थे कि असमान घनत्व का चार्ज क्या होता है, किसे कहा जाता है? असमान घनत्व का चार्ज। तो पी टाइप में भी ऐसे चार्ज मौजूद होंगे, एन टाइप में भी ऐसे चार्ज मौजूद होंगे जिनकी संख्या आपस में बराबर नहीं होगी। तो ये जब एक दूसरे को उदासीन करते हैं, और ये जब आपका लेयर फॉर्म होता है, जब लेयर का फॉर्मेशन होता है, तभी ये उत्पन्न होते हैं। ये भी चीज हम आपको बताए थे ना उस टाइम। और उन्हीं की वजह से ना, जब असमान घनत्व का चार्ज एक दूसरे को उदासीन किया था, तभी ना ये लेयर तैयार हुआ था। तो ये पूरा हम लिखवा चुके हैं, फिर से एक बार देख लिया जाए, वीडियो भी देख लिया, एक बार फिर से पढ़ भी लिया। ओके चलो भैया अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग है रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। देखो भैया एक चीज पहले बता देते हैं कि अब आप सोचोगे कि बीच में आ गए, हमको हर चीज समझ में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं कि पिछला वाला जो भी क्लास चला है वो एक दूसरे पे हमेशा डिपेंडेंसी दिखा रहा है। जो इस टाइम पढ़ रहे हो वो पिछला जो भी पढ़े थे, पिछला जो भी पढ़े हो उसी पे क्या है वो आपका पढ़ाया जा रहा है। और पिछला नहीं समझ में आया होगा, सोचोगे अगला वाला आ जाएगा, तो पिछले वाले पे बेस्ड है तो अगला वाला कहां से समझ में आएगा? तो कहीं ना कहीं परेशानी आप लोगों को होगी समझने में आपका।
तो पिछला वाला जितना लेक्चर है, इसीलिए आपके पास एक सुविधा है कि भैया वीडियो का लेक्चर पड़ा है, आप जितना चाहेंगे उतना पीछे जा करके पूरा पूरा वीडियो शुरू से देख सकते हैं। अभी तो ज्यादा आगे क्लास गया नहीं, अभी 10-5 दिन का क्लास है भैया, 10 वीडियो होगा, 10 वीडियो में आपका 2-4 घंटा जाएगा, लेकिन इतना टाइम कहाँ बा। इससे बढ़िया एक पिक्चर लगा के आराम से सूत के घरे में देख ले, वो 3 घंटा का कि क्या करेंगे। तो टॉपिक वाइज हम देंगे तब ना दिखाएगा, टॉपिक वाइज आप लोग ढूंढेंगे तो कहां से दिखेगा। टॉपिक वाइज जब हम भेजेंगे तब आपको मिलेगा, आप मांगेंगे तब ना हम भेजेंगे। अब हनुमान जी तो है ही नहीं कि तोहरे दिमाग में क्या चलत है सीना चीर के देख लें। अरे भैया तोहरे दिमाग में जौन जो चलत हुई या तोहरे अंदर जौन चलत हुई एक बार शेयर करवा तब ना हम तो के भेजब, और जो तू शेयर न करवा तो हम कहां से भेजब। चलो भैया, तो इसलिए क्या है भैया, जितना वीडियो चला है पिछला वाला उसको देख लीजिए। जब उसको देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसी के बाद आपका क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन का उपयोग पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, जिसमें जीनर डायोड, एवलांचे डायोड, फोटो डायोड, फिर रेक्टिफायर, ये सब उसमें पढ़ेंगे आपका। तो ये सब समझ में आएगा जब छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई रहेंगी। और सोचबा कि सीधे बड़ चीज समझ में आ जाए तो भैया छोटा बेसिक ना समझ पाई बा, बेसिक समझे के पड़ी। क्या हेडिंग था भैया, रिवर्स सेचुरेशन करंट। क्या होता है भैया रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम होता है उसका, लीकेज करंट। कल का लिखवाए भी हैं, कल का हेडिंग डलवा के बाकायदा रिवर्स सेचुरेशन करंट को बताएं, उसको लिखवाए भी हैं कल वाले लेक्चर में। क्या होता है भैया रिवर्स सेचुरेशन करंट, तो हमने बताया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा का मान बहुत ही निम्न होता है, इसलिए इसे लीकेज करंट कहते हैं आपका। और अगर तापमान में वृद्धि न हो, अगर तापमान एक जैसा बना रहे, टेम्परेचर एक जैसा बना रहे, तो टेम्परेचर एक जैसा बने रहने पर एक जैसे ही चार्ज कैरियर उत्पन्न होते रहेंगे, यानी एक जैसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उत्पन्न होते रहेंगे और एक जैसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उदासीन भी होते रहेंगे, जिससे जो धारा प्रवाहित होगी उसे ही कहा जाएगा रिवर्स लीकेज सेचुरेशन करंट। आपका कल वाला टॉपिक में हमने आपको बताया था, जो ये रिवर्स बायसिंग पढ़े थे, तो रिवर्स बायसिंग में हमने आपको कहा था, यही वाला रिवर्स बायसिंग था ना कल का। इस रिवर्स बायसिंग में अगर टेम्परेचर क्या हो भैया, टेम्परेचर हमारा फिक्स हो, टेम्परेचर नियत हो आपका। अगर टेम्परेचर नियत होगा आपका, तो टेम्परेचर के नियत होने पे कोवैलेंट बॉन्ड नियत टूटेंगे या ज्यादा टूटेंगे, बोलोगे। अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो किसकी वजह से टूटता है, टेम्परेचर की वजह से ही ना, बोलोगे। वो अपने टेम्परेचर की वजह से ना। हमने यहां पे बताया था कि जब इस चार्ज को हम यहां से सप्लाई दे रहे थे, वोल्टेज का मान बढ़ा रहे थे, वोल्टेज का मान इसके क्रॉस 2 वोल्ट किए थे, 1 वोल्ट किए थे आपका, तो ये क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन या यहां पर जो आपका होल्स था ये बहुत तेजी के साथ घूम रहा था। भैया जब कोई घूमेगा तो एक दूसरे को टक्कर मारेगा, और ये टक्कर मारेगा तो क्या आपका एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जैसे आपका है, आपका एक हाथ है दूसरा हाथ है, दोनों को भैया टकरा दो, क्या होगा, गर्मी आ जाएगी कि नहीं, तुरंत हीट प्रोड्यूस होगा कि नहीं, होगा ना। अगर वोल्टेज यहां पर एक फिक्स मान का रखे हैं, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट का वोल्टेज रखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनकी घूमने की क्षमता जो है वो एक जैसी बनी रहेगी, और एक जैसी बनी रहेगी तो ये एक जैसे ही टक्कर मारते रहेंगे और एक जैसी ही एनर्जी रिलीज होती रहेगी, यानी एक जैसा ही टेम्परेचर बना रहेगा। और जब एक जैसा टेम्परेचर बना रहेगा तो उस नियत टेम्परेचर पर जो टूटने वाले कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी नियत रहेंगे, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की जो संख्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या वो भी क्या होगी आपका, नियत रहेगी, रहेगी कि नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो आपका ब्रेक हो रहा है उनकी भी संख्या क्या होगी, नियत रहेगी। तो जब वो ब्रेक होने वाले कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या नियत रहेगी, तो जितना कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा उतना होल्स और उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पैदा होगा, और उतने ही होल्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उदासीन होंगे। तो ये एक नियत मान के उदासीन होंगे, यानी सेचुरेट। सेचुरेट का मतलब क्या होता है, एक समान मान का। सेचुरेट का मतलब होता है एक समान मान का। तो यहां पर जब 1 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो 1 वोल्ट की सप्लाई पे बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड टूटे, लेकिन लगातार 1 वोल्ट की सप्लाई अगर इसके ऊपर कार्य कर रही है तो एक समान मान के ही क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड टूटते रहेंगे। यानी अगर 1 सेकंड पर 10 कोवैलेंट बॉन्ड टूटे हैं तो 2 सेकंड पर भी 10 कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। 20 सेकंड बीतेगा तब वो 10 कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे,
और 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल्स पैदा होंगे। ये कहने का मतलब है आपका, अगर 1 वोल्ट की वोल्टता लगी हुई है तब 2 वोल्ट की वोल्टता लगी है, अगर 20 कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं तो 1 सेकंड में 20 टूट रहे हैं तो अगले दूसरे सेकंड में भी 20 टूटेंगे, अगले तीसरे सेकंड में भी 20 टूटेंगे, अगले चौथे सेकंड में भी 20 टूटेंगे। आई बात समझ में? ये कहने का मतलब है। तो जब इनकी संख्या एक जैसी टूटती रहेगी हर समय पर आपका, तो ये एक जैसे ही ना हर समय उदासीन भी होते रहेंगे, और जब एक जैसे ही हर समय उदासीन होते रहेंगे तो एक जैसी ही करंट हमेशा क्या होगी आपका, फ्लो करेगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सैचुरेट करंट आपका, और इसका मान बहुत ही निम्न होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लीकेज सैचुरेशन करंट। तो लिखेगा नियत तापमान पर, नियत तापमान पर, अब बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि नियत तापमान आ कहां से जाता है। अगर ऐसा पढ़ेंगे नियत तापमान पर जो कोवैलेंट बॉन्ड एक दूसरे को उदासीन करते हैं तो उस समय जो धारा बहती है उसे लीकेज सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि नियत तापमान आया कहां से। तो हमने बताया आपको कि जो टेम्परेचर आ रहा है उस टेम्परेचर के आने की वजह क्या है, तो उस टेम्परेचर के वजह आने की वजह किसके ऊपर, जब हमने वोल्ट दिया 1 वोल्ट दिया तो 1 वोल्ट पर जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूव करके जो टक्कर मार रहा है, तो टक्कर जब मारेगा, जब किसी से आप ही का जैसे किसी से टकराव हो जाए तो क्या हो जाएगा, जब घर्षण होगा तो बीच में एनर्जी आएगी ही आएगी आपका। तो वही कह रहा नियत टेम्परेचर आपका। तो लिखेगा नियत तापमान पर उत्पन्न होने वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नियत तापमान पर उत्पन्न होने वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नियत तापमान पर उत्पन्न होने वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जब एक दूसरे को उदासीन करते हैं तो उस स्थिति में जो करंट प्रवाहित होती है, तो उस स्थिति में जो करंट प्रवाहित होती है उसे अजी रख दो, तो उसे लीकेज सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो उसे रिवर्स संतृप्त धारा कहते हैं। तो उसे लीकेज सैचुरेशन करंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप रिवर्स सैचुरेशन धारा, रिवर्स सैचुरेशन धारा कहते हैं। हो गया, चलो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगली हेडिंग है ब्रेक डाउन वोल्टेज। देखो कल का बताए हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, लिखे भी हैं यहां पे ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखे हैं ना, कल का समझाए भी हैं। कहोगे कि नहीं नहीं समझाए, इसीलिए कुल रखे हैं, जितना तुम लोगों को पढ़ाए कुल रखे हैं इसीलिए कि ताकि कोनो दिन अगर कह दिए ना कि नहीं पढ़ाए ना तो दिखाएंगे कि भाई नहीं बताए हैं का, कि पी टाइप में ज्यादा का है, एन टाइप में ज्यादा का है, इसीलिए रखे हैं। बड़ा तेज तुम लोग कहते हो कि नहीं कहां बताए हैं। चलो भैया बताओ ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, इसको तो समझा दिए थे। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, तो हमने बताया था कि वह वोल्टेज जिस पर कोई जंक्शन क्या हो जाए, टूट जाए, आपका नष्ट हो जाए, ऐसे ही वोल्टेज को क्या बोला जाता है आपका, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो लिखेगा वह वोल्टेज जिस पर क्रिस्टल टूट जाता है, वह वोल्टेज जिस पर क्रिस्टल टूट जाता है, वह वोल्टेज जिस पर क्रिस्टल टूट जाता है उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ओके भाई, उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। हाँ भैया हेडिंग है अब आपका, अब देखो फॉरवर्ड करंट ही क्या है आपका, फॉरवर्ड करंट को क्या बोलेंगे आपका, ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे आपका, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में जो धारा प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है क्या, फॉरवर्ड करंट कहा जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फॉरवर्ड करंट, हेडिंग है फॉरवर्ड करंट।
हेडिंग है फॉरवर्ड करंट, लिखेगा फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में, फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में, फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में जो धारा प्रवाहित होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में जो धारा प्रवाहित होती है उसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं, उसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अगली हेडिंग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अगली हेडिंग है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। चलो बच्चों बताओ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे, बोलो भैया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसे कहा जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है पहले ये बता दो, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है, बोलो भैया। रेजिस्टेंस कहता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो धारा के मार्ग में अवरोध डाल रहा है मतलब धारा को क्या बहने नहीं देगा, बोलो भैया। तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है जिससे वो कम रुकावट डालता है। सेमी कंडक्टर में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है जिससे वो आपका कंडक्टर की अपेक्षा ज्यादा प्रभाव डालता है। और जो इंसुलेटर होता है जैसे लकड़ी, लकड़ी में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है आपका, जो कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थों में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो धारा का प्रवाह होने ही नहीं देते हैं आपका। आई बात समझ में। तो क्या यहां पर भी ऐसा है कि इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या ये पीएन जंक्शन में जो धारा बहनी चाहिए वो धारा नहीं बह पा रही है क्या। जैसे हमने यहां पे 0.1 वोल्ट की सप्लाई दी तो 0.1 वोल्ट पर क्या कोई ऐसा है जो धारा को रोक रहा है, बोलो भैया क्या कोई ऐसा है जो धारा को रोक रहा है। बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर आपका यहां का जो था वो जो स्थिर आवेश था वो इधर के होल्स को नहीं जाने दे रहा था। यहां जो आपका स्थिर चार्ज था पॉजिटिव वाला वो इधर से इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहा था। तो ये रोके ही ना हुए हैं भैया, ये रोक ही ना रहे हैं आपका दोनों तरफ से। ये उधर इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, ये उधर होल्स को रोक रहा है कि नहीं। तो रोकने का काम कर रहा है। अगर ये नहीं रोकता तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को उदासीन करते और उदासीन करके धारा का प्रवाह कराते कि नहीं। लेकिन क्या ये प्रवाह हो रहा है, नहीं, ये प्रवाह रुका हुआ है आपका। किसकी वजह से ये रुक रहा है, तो ये रुक रहा है इस बैरियर की वजह से आपका। ये इस बैरियर की वजह से क्या हो रहा है, ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन आपस में उदासीन नहीं हो पा रहे हैं आपका। तो यानी कुछ ना कुछ यहां पर रेजिस्टेंस है तभी ऐसा हो रहा है आपका। आई बात समझ में। तो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है जो धारा का प्रवाह नहीं होने दे रहा है या धारा के प्रवाह में रुकावट डाल रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहलाएगा। यानी फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में जिस रेजिस्टेंस के कारण धारा का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता या जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है वही क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर बात करेगा रिवर्स रेजिस्टेंस की तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता था, रिवर्स बाइसिंग में आपका जो ये जंक्शन की चौड़ाई जो थी, ये जंक्शन की चौड़ाई क्या हुई थी, बढ़ गई थी। रिवर्स बाइसिंग में जंक्शन की चौड़ाई क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। जब रिवर्स बाइसिंग में जंक्शन की चौड़ाई बढ़ेगी तो बढ़ने पर क्या होगा भैया, क्या धारा बहेगी, नहीं। वो क्या करेगा, वो इधर होल्स को रोक देगा, वो इधर इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, जिससे होल्स इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा और जिससे धारा नहीं बह पाएगी। तो किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा या रिवर्स रेजिस्टेंस का मान, तो रिवर्स रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिप्लेशन लेयर इसमें ज्यादा है, उसमें डिप्लेशन लेयर कम है। डिप्लेशन लेयर कम होगा भैया, डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या, दो प्लेटों के बीच की दूरी ही ना। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, ये आपका जो दो प्लेटें बन गई है, ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच की, जिसको हमने दिखाया था क्या है कि यही हमारा क्या है, डिप्लेशन लेयर है आपका। तो ये जब आपका इधर होल्स को रोक दे रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहा है, तो ये आपस में उदासीन नहीं कर पा रहे हैं और उदासीन नहीं करेंगे तो धारा नहीं बहेगी और धारा नहीं बहेगी तो वहां पर रेजिस्टेंस जरूर कार्य करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये जो क्या कर रहा है,
धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। तो यहां भी रेजिस्टेंस कार्य करता है, लेकिन यहां का रेजिस्टेंस होता है रिवर्स रेजिस्टेंस, यानी रिवर्स बाइसिंग का रेजिस्टेंस। और यहां का जो रेजिस्टेंस है, यहां वाला रेजिस्टेंस, ये कौन सा है? ये फॉरवर्ड बाइसिंग का रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो दोनों में रेजिस्टेंस कार्य करते हैं, क्योंकि दोनों में धारा रुकती है आपका। फॉरवर्ड बाइसिंग में भी धारा रुकती है, रिवर्स बाइसिंग में भी धारा रुक रुक के बहती है आपका। तो दोनों में ऐसा होने की वजह से दोनों रेजिस्टेंस आपके हैं, दोनों के अंदर रेजिस्टेंस का गुण है। लेकिन एक निश्चित अवस्था के बाद ये क्या हो जाता है? गुण समाप्त हो जाता है। जैसे आपका क्या होता था भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में 0.3 था, 0.3 वोल्टेज के बाद जब आपका लगाते थे जर्मेनियम के लिए, 0.3 के बाद क्या करते थे, जब हम वोल्टेज आरोपित करते थे तो धारा तेजी से बढ़ती थी, तेजी से बढ़ती थी। तो धारा तेजी से तभी बढ़ सकती है आपका, धारा तेजी से तभी बढ़ सकती है जब रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? कम हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस किसी का कम होगा तभी धारा क्या होगी? बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तेजी से कम होता है, जिससे धारा क्या होता है? तेजी से बढ़ती है। तो लिखेगा, और तेजी से क्यों बढ़ती है? क्यों आपका ऐसा होता था? तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती जाती थी, बताया था ना। जब 0.1 होगा तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा भैया? यहां तक था, ये वाला हम बताए थे ना। 0.2 होगा तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और कम होगी, ये हो जाएगा। 0.3 होगा तो और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगा। जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती जाती थी, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता था? कम होता जाता था। और वैसे वैसे धारा भी क्या होती जाती थी आपका? बढ़ती जाती थी, बताया था ना। और ये वाला ग्राफ भी बनवाया था जिसमें दिख रहा था कि धारा का मान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? गिर रहा था। तो लिखेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में, फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में, रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। जो रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी हो गया आपका, ब्रेकडाउन से लीकेज सैचुरेशन करंट हो गया था, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया था, रिवर्स सैचुरेशन करंट हो गया, रिवर्स रेजिस्टेंस। हेडिंग डाल लीजिएगा, रिवर्स रेजिस्टेंस। हेडिंग है रिवर्स रेजिस्टेंस। पूछ देता है कभी कभी, क्या डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है? बोलो भैया, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई पर क्या रेजिस्टेंस प्रभावित होता है? भाई बिल्कुल होता है। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं आपके। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रिवर्स रेजिस्टेंस। रिवर्स रेजिस्टेंस किस बाइसिंग में कार्य करेगा? रिवर्स रेजिस्टेंस किस बाइसिंग में कार्य करेगा? नाम ऐसा लग रहा है भैया रिवर्स बाइसिंग है, तो रिवर्स बाइसिंग में कार्य करेगा। तो लिखेगा, वह रेजिस्टेंस जो रिवर्स बाइसिंग में कार्य करता है, वह रेजिस्टेंस जो रिवर्स बाइसिंग में कार्य करता है, वह रेजिस्टेंस जो रिवर्स बाइसिंग में कार्य करता है, जो रिवर्स बाइसिंग में कार्य करता है, उसे रिवर्स रेजिस्टेंस कहा जाता है। वह रेजिस्टेंस जो रिवर्स बाइसिंग में कार्य करता है उसे रिवर्स रेजिस्टेंस कहा जाता है। हो गया भाई? हो गया? अब आगे समझिएगा। अब बताइएगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा कि रिवर्स रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा? किसका मान ज्यादा होगा? तो आपको एक चीज तो पता हो गई, रिवर्स रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोई पूछ दे क्यों, तब क्या जवाब देंगे? क्योंकि कहेंगे डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है, जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा होती है। तो जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो क्या होती है भैया? वो ज्यादा होती है। किसमें? आपका रिवर्स बाइसिंग में। इसलिए क्या होगा? इसका आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होती है वो क्या होती है भैया? तो वो आपका कम होती है। तो इसमें चौड़ाई क्या होती है? आपका
कम होती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, कम होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक, अब एक बात और आएगी, क्या वोल्टेज से रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है? बोलो भैया, क्या वोल्टेज से रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है? अगर फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते थे पीएन जंक्शन का, तो डिप्लेशन लेयर क्या होता था, कम होता था, और जब डिप्लेशन लेयर कम होता था तो रेजिस्टेंस भी क्या होता था, कम होता था। तो काहे नहीं प्रभाव पड़ता भैया, बिल्कुल पड़ता है। तो ये सब बेसिक चीजें याद रखो, कहीं से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। जब बेसिक टर्म आप पढ़े रहोगे ना अच्छे से, अगर एनालॉग और बीडब्ल्यू पढ़े हो तो आपको अगले सेमेस्टर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, बीडब्ल्यू जो है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आपका पूरा आगे का इलेक्ट्रिकल मशीन, पूरा आगे का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर प्लांट, ड्राइंग, सब इसी पर डिपेंड करता है। तो जितना भी आपको आगे सब्जेक्ट पढ़ना वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे है। बाकी जो आपका ये वाला सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं आपका, इस पर कौन सा आधारित है, तो इस पर एनालॉग वाले पर आपका जो आधारित है, तो अगले सेमेस्टर में जाएंगे आपको मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसी पर आधारित होगा, क्योंकि जितने भी गेट बनेंगे इसी से बनेंगे आपके। और जो इसी पर आधारित होगा, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पढ़ेंगे, तो आईईसी जो होगा इसी का सुधरा रूप होगा। जैसे इसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आईईसी पढ़ेंगे तो पीएनपी पढ़ेंगे, ऐसा पीएन पढ़ेंगे, एनपी पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, यानी पीएन जंक्शन का कई लेयर बन जाएगा आपका ये चीज। तो ये बेसिक अगर क्लियर होगा तभी आगे की चीजें क्लियर होगी। अब ऐजे नहीं समझ में आ रहा, ऐजे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वहां कहां से आएगा? अब जहां सिर्फ पीएन जंक्शन पढ़ाया जा रहा है, तो पीएन जंक्शन आपको अच्छे से नहीं समझ में आया फर्स्ट ईयर में, अब थर्ड ईयर में गए, सॉरी सेकेंड ईयर में गए, तो सेकेंड ईयर में ये मिल गया पीएन, अभी कहां से समझ में आया? जब इसी में अभी नहीं समझ में आया ये क्या है, कैसे काम करता है, तो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो हाई कैसे समझ में आए? तब क्या करेंगे, बस रट लेंगे, रट के पास हो जाएंगे। क्या करते हैं आजकल के बच्चे ना, जाते हैं तो कॉपी में नंबर लिख के आते हैं। काहे नंबर लिख के आते हैं? ताकि इसलिए कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। फोन करेगा हमको एग्जामिनर, कहेगा कि इतना पैसा दे दो, तुरंत तो जेबा में से निकालेंगे, दे देंगे, लेकिन पढ़ने के नाम पे उतने पैसा उनसे नहीं निकलेगा। पढ़ने के नाम पे काहे भैया, बाबू को पैसा अब नहीं खत्म होता, पढ़े जाइए तो अरे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग वाले फीस लेते हैं, हाँ, और जब मंगवा पास हो बोले तुरंत जेबा में से कहीं से आई उहर और कहीं से जुगाड़ होकर दिया जी जेबा में से, लेकिन पढ़े के नाम पे वह चीज न दिया। काहे ऐसा छोटा, ऐसा तुच्छ मानसिकता लोगों का काहे होगा पढ़ाई के प्रति? और लोग स्टेटस में डली हैं, काट ली हैं, शिक्षित समाज चाहिए, जो वर्ग जितना शिक्षित है, ये वर्ग इतना शिक्षित है, ऐसा होना चाहिए, हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। किस बात के लिए भैया? आप पढ़ना नहीं चाहते, स्टेटस देखो तो ऐसा लगता है कि आप स्वामी विवेकानंद हो गए, और कोई दुनिया में है ये नहीं। आपका स्टेटस देख के ऐसा लगता है। आपको मोबाइल का स्टेटस देख ले आदमी एक महीने में, तो पता चलेगा एक महीने में तो 10 दिन ऐसे मिलेंगे जिस दिन तो ऐसे ऐसे स्टेटस लगे होंगे, बस आप बुद्ध भगवान हैया हैं, बाकी कोई नहीं होगा। अब कर्म, अपना कर्म देख लेंगे तो शर्म से डूब मरेंगे, ऐसे आपके कर्म हो जाते हैं। पढ़ना ही नहीं चाहते। चलो भैया अब अगला चैप्टर, सॉरी अगला पॉइंट आ जाओ। ये तो हो गया क्या भैया, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड का पूरा कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या पढ़ोगे पीएन जंक्शन के बाद? अब आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? अब देखो यहीं से आपका स्टार्ट होगा, पीएन जंक्शन के बाद ही रेक्टिफायर। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं चलता, लास्ट तक उन्हें नहीं समझ में आता कि रेक्टिफायर होता क्या है। आप लोग इंटर करके आए होंगे, इंटर में रेक्टिफायर पढ़े भी होंगे। रेक्टिफायर क्या होता है भैया? रेक्टिफायर कौन होता है? आसमान से कूदा हुआ एक व्यक्ति है क्या? रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर कॉलेज में भी गए होंगे, कॉलेज में भी पढ़ लिए होंगे रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर जो है वो आसमान से कूदा हुआ कोई है क्या? नहीं, डायोड ही रेक्टिफायर है। आपको यही अब जान लेना होगा कि जो डायोड है उसी डायोड को रेक्टिफायर कहते हैं। हम आपको पहले ही बताएं, अगर आप हैं मनुष्य, आप हैं आदमी, शैतान ना हुआ जब, तो क्या होगा भैया? जब आप कोई पढ़ाई पढ़ेगा तो पढ़ाई पढ़ लिया डॉक्टरी की, तो उसके आगे क्या लग गया? डॉक्टर। क्या कहा जाएगा उसको? डॉक्टर। कोई इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियर बन गया, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? इंजीनियर। यानी है तो वो आदमी ही, है तो वो मनुष्य ही, लेकिन उसकी काम के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब एक डायोड को, जब किसी डायोड को, जब किसी पीएन जंक्शन डायोड को, जैसे ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जब इस पीएन जंक्शन डायोड को हम क्या करेंगे?
हम इसको आपका सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। कौन सी सप्लाई के साथ? एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, यानी ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ेंगे, ट्रांसफार्मर के साथ इसको जोड़ेंगे। ये हम इसको किसके साथ जोड़ देंगे? ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ देंगे। तो यही जो डायोड है, यही डायोड क्या बन जाएगा? रेक्टिफायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति आ जाएगी कि यह एसी जो इधर से आने वाली इसको एसी को किसमें कन्वर्ट करेगा? आपका डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? रेक्टिफायर। लेकिन रेक्टिफायर आसमान से कूदा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, वैज्ञानिक कोई आसमान से कूदा हुआ व्यक्ति नहीं, वो आदमी ही है। उसी तरह रेक्टिफायर भी आसमान से नहीं आया, रेक्टिफायर भी एक डायोड है। बस उस डायोड को जब आपका ट्रांसफार्मर पे लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वह आपका आने वाली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसी का नाम पड़ जा रहा है क्या? रेक्टिफायर। अब आगे बात समझ में? अगर कोई पूछ दे कि रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर है जो डायोड जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? रेक्टिफायर पड़ गया। ठीक, तो अब रेक्टिफायर में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर में आपका 3 प्रकार का रेक्टिफायर पढ़ेंगे, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर आएगा और ब्रिज वेव रेक्टिफायर आएगा। तो ये 3 टाइप का रेक्टिफायर पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो ये सब कल से कराएंगे आपका का पीएन जंक्शन। चलो पीएन जंक्शन भी